नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। उत्तराखंड के कोटद्वार में बारिश का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश की वजह से इलाके में तबाही के हालात हैं, जिससे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार के आपदाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार से विधायक ऋतु खंडूरी मौजूद रहीं और इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आपदाग्रस्त इलाकों में बाधित हुए सड़क कनेक्टिविटी को बहाल करने के निर्देश दिए। कोटद्वार में जाकर जहां भी अतिवृष्टि के कारण, बारिश के कारण से जो नुकसान हुआ है, पानी का बहाव कई जगह पर रुक जाने के कारण से भी काफी क्षति हुई है। पुलों की क्षति हुई है, सड़कों की क्षति हुई है, घरों की क्षति हुई है। सभी जगह जाकर देखा है और स्थानीय जो प्रशासन वहां पर काम पर लगा है, सभी लोग लगे हैं। अभी हमारा पहला प्राथमिकता है कि जनजीवन को सामान्य किया जाए और वहां पर जो अप्रोच रोड, पुल इत्यादि ध्वस्त हो गए हैं, उन सभी को फिर से जोड़ा जाए और जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनको हर संभव सहायता की जाए। इसके लिए पूरे प्रशासन को निर्देश दिए गए। तो तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे आपदाग्रस्त इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया है और स्थिति को जानने का प्रयास मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। किस तरह से आसमानी आफत ने आम जनजीवन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, प्रभावित किया है। आजादी के अमृत महोत्सव पर पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी। इसी को लेकर इस साल भी प्रधानमंत्री ने लोगों से 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने के साथ ही तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने की भी अपील की। और इस कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट कर लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए तमाम प्रदेश की जनता से आह्वान किया कि तस्वीर लें, अपलोड करें, अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। चुनाव की इस घड़ी में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे और इस कड़ी में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने फिर भाजपा को घेरा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार अतिक्रमण के नाम पर लोगों को बेरोजगार कर उनके आशियाने उजाड़ रही है। उनका कहना है कि जब अतिक्रमण हटाने के नाम पर PIL दाखिल की गई थी, तब सरकार ने हाईकोर्ट में ठीक से पैरवी क्यों नहीं की। मुख्यमंत्री और मंत्री लोगों को झूठा आश्वासन दे रहे हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, फैसले के बाद एक जो PIL लगी थी, जिसमें वन पंचायत, वन भूमि, जो नेशनल हाईवे से लगी हुई जो अतिक्रमण है, जिस पर दुकानें, रोजगार लोग चला रहे हैं, उनको चिन्हित करके उनको अतिक्रमण हटाने को लेकर जो फैसला आया है, आज भाजपा के नेता, भाजपा के विधायक, भाजपा के मंत्री और मुख्यमंत्री नौटंकी करने में लगे हैं। जिस समय PIL चल रही थी उस समय सरकार की तरफ से कोई पैरवी ढंग से नहीं करी गई और आज जब संकट के बादल उन परिवारों के ऊपर आ गए हैं जिनके ऊपर आजीविका का संकट हो चुका है, तो ये नौटंकी करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि उच्च न्यायालय का फैसला है, तो बताएं मुख्यमंत्री, बताएं विधायक, बताएं इनके मंत्रीगण, क्या उच्च न्यायालय के फैसले को ये बदल सकते हैं? तो वहीं रुद्रपुर में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम नेता मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम संयोजक विधायक शिव अरोरा ने प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू होगा, जहां बंगाली समाज के विभेषका झेलने वाले लगभग 1000 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। क्या कुछ कहा उन्होंने इसके साथ, सुनी। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, लेकिन ठीक उससे एक दिन पहले इस देश के अंदर बहुत बड़ी विभीषिका हुई थी। भारत माता के 2 टुकड़े कर दिए गए थे और टुकड़े करने के बाद पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना था। उसमें पूर्वी पाकिस्तान से हमारा हिंदू बंगाली समाज, उसके ऊपर बहुत अत्याचार हुए, लाखों लोगों की हत्याएं कर दी गई, माताओं बहनों की अस्मत लूटी गई, मंदिरों का विध्वंस किया गया और गांव के गांव जिंदा लोगों को जला दिया गया। इस प्रकार का अत्याचार, अनाचार उस समय के मुस्लिम आक्रांतों के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू बंगाली समाज के द्वारा पर किया गया था। बागेश्वर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन बीजेपी की ओर से नामांकन के लिए सभी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी 16 अगस्त को बागेश्वर में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेगा, जिसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी पूरे बागेश्वर में अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। प्रत्याशी घोषित होता है, उसकी जानकारी हम आप सबको देंगे। नामांकन तिथि हमने तय कर दी है, 16 तारीख को नामांकन बागेश्वर में होगा। माननीय मुख्यमंत्री नामांकन के अवसर पर रहेंगे। मेरा स्वयं का भी उससे पूर्व 4 दिन का दौरा मेरा वहाँ रहने वाला है, तो अच्छी संख्या में, बड़ी संख्या में हमारा ये नामांकन रहेगा। उसी दिन एक मैसेज पूरे बागेश्वर में जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। एक जानकारी दृष्टिकोण से और बता दो, बड़ी संख्या में अभी कांग्रेस के स्थानीय और बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं और नामांकन दिन उससे पहले भी अभी कुछ लोग और पार्टी की सत्ता लेंगे। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। चंपावत की जो चुनाव की हमारी रणनीति थी, उसी रणनीति के आधार पर, हरिद्वार की जो रणनीति थी उसी रणनीति के आधार पर हम बागेश्वर की चुनाव को एक तरफा जीतेंगे। बागेश्वर उपचुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस के प्रत्याशी रहे रंजीत दास ने कांग्रेस का हाथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो वहीं इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि रंजीत दास ने कांग्रेस से व्यथित होकर बीजेपी की नीतियों को सराहते हुए भाजपा का दामन थामा, उन्हें पार्टी पूरा सम्मान देगी। तो वहीं रंजीत दास ने बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, उन जिम्मेदारियों का पूरा पालन किया जाएगा। देखिए, मोदी जी के काम से, पुष्कर सिंह धामी जी के काम से बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि पार्टी की ओर आ रहे हैं और क्योंकि राजनीतिक माहौल होता है चुनाव समय पर, जो लोग भी पार्टी में आना चाहे उनसे स्वागत कर रहे हैं। हर व्यक्ति का वोट ये मोदी जी के पक्ष में, पुष्कर धामी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, ये हम सबका प्रयास है। और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते चुनाव जीत की रणनीति को और अमली जामा पहनाना एक प्रदेश अध्यक्ष होने नाते मेरा कर्तव्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। आज से नहीं, मैं स्कूल और कॉलेज के जमाने से मैं उनको जानता हूँ। उनकी कार्यशैली से मैं प्रभावित हुआ। उनकी जो कार्यशैली है, जो उनका आचरण है, जो उनका व्यवहार है, मधुर व्यवहार है, उससे मैं प्रभावित हुआ था। आज से नहीं, मैं बहुत पहले से उनसे प्रभावित हूँ। सर, कल तक आपकी टिकट की दावेदारी कांग्रेस में भाजपा का दामन थाम लिया गया। दावेदार तो मैं हमेशा ही रहा, 2003 से अभी तक की मैं दावेदारी रहा, दावेदारी करते रहा। तो आज जो भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए, जहाँ मुझे अपने आत्मसम्मान पर लगा कि मुझे मेरा आत्मसम्मान कहीं हट हो रहा है, तो इसलिए मैंने वो परिवार छोड़ के मैं इस परिवार में शामिल हुआ। अब इस परिवार के साथ मैं हमेशा ईमानदारी के साथ खड़ा रहूंगा। देखिए, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को लगे इस झटके के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की प्रतिक्रिया भी सामने आई। करण मारा ने कहा कि रंजीत दास की हरकत से पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश का माहौल है। कांग्रेस में रहते हुए रंजीत दास को अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं था, जिस वजह से उन्होंने भाजपा का दामन थामा। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। अभी जानकारी मिली है कि रंजीत दास जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। बहुत ही अफसोस हुआ है। कार्यकर्ता आक्रोशित है और वो कहता है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से इसका बदला लेंगे। रंजीत दास जी के फादर को कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री बनाया था, इनको चेयरमैन का चुनाव भी लड़ाया, इनको विधायक का चुनाव भी लड़ाया, नहीं जीत सके।
तो उस पर कांग्रेस की गलती नहीं थी। और वर्तमान में भी 3 नाम का पैनल हाईकमान को गया था, जिसमें रंजीत दास जी का नाम भी था, परंतु शायद उनको अपनी योग्यता पे भरोसा नहीं था और इसीलिए वो किस वजह से गए ये वही बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी योग्यता पे भरोसा न होने की वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। गौरतलब है कि चुनावों के दरमियान और दौरान इस तरह की उठापटक का जो सिलसिला है वो अक्सर दिखाई देता है और कुछ ऐसा ही प्रकरण उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव से पहले। यशराज आनंद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और ज्यादा बातचीत के लिए। यशराज, इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि जो 3 नामों का पैनल तैयार हुआ था उसमें रंजीत दास का नाम भी कहीं ना कहीं शामिल था। दूसरी तरफ रंजीत दास का यह कहना है कि जब जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया और वो बहुत लंबे समय से पुष्कर सिंह धामी की नीतियों से प्रेरित थे। इस पूरे घटनाक्रम को आखिर किस तरह से देखा जाए चुनावों से ठीक पहले? बिल्कुल रितेश, मैं सबसे पहले तो बताना चाह रहा हूं कि बागेश्वर उपचुनाव को लेकर लगातार सुर्खियां चल ही रही थी कि आखिर उसमें क्या उठापटक हो सकता है। तो इसी को देखते हुए अभी जो सबसे बड़ी बात कही जाए कि आज ही बागेश्वर उपचुनाव में जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे थे, कांग्रेस के कैंडिडेट रहे थे, उम्मीदवार रहे थे, तो उस पर भाजपा ने एक बड़ा उस पर कांग्रेस को एक बड़ी पटकनी देते हुए भाजपा ने उन्हें अपने शामिल कर लिया, उन्हें भाजपा में शामिल कर लिया। और वहीं यदि बात की जाए, जैसा कि आपने प्रश्न किया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि उन 3 नामों के लिस्ट 3 नामों में उनका भी एक नाम था, लेकिन बात सही है, बिल्कुल उनका एक नाम था। और साथ ही साथ करण माहरा ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने रंजीत दास पर मोहर लगाते हुए इससे पहले भी उनको चुनाव लड़वाया था और यदि वो चुनाव हार गए तो इसमें कांग्रेस की कोई गलती नहीं, उनके पिता को भी कांग्रेस ने महत्वपूर्ण पदों पर रखा। तो इस तरीके से शायद उसके बाद उन्होंने आशंका जाहिर की कि यह इसमें कोई नई बात नहीं है, शायद वो अपने आप में ही उनमें कुछ कमी होगी या वो अपने आप में दिशा नहीं निकाल पा रहे होंगे, इसीलिए वो लगातार। यशराज, कांग्रेस पार्टी के नजरिए से अगर इसे देखने का प्रयास करें तो किस तरह का झटका माना जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है, क्या कुछ नुकसान रंजीत दास के भाजपा में जाने से हो सकता है कांग्रेस के लिए? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि अभी का जो समय ये स्थिति चल रही थी, क्योंकि अभी बागेश्वर उपचुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो वहीं पर कांग्रेस में जरूर यह सेंध लगाने से भाजपा अपने आप को राहत महसूस कर रही है। भाजपा ने कहीं कहीं बढ़त ले ली है, लेकिन कांग्रेस की यदि बात की जाए तो कांग्रेस अपने आप में और टूटते बिखरते जा रही है, क्योंकि लोगों को यह लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो ऐसी पार्टी है जो आपसी अंतरकलह से जूझ रही है। और पिछले बार भी यदि ये विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस अपने अंतरकलह से जूझते नजर आ रही थी। और बागेश्वर उपचुनाव से भी पहले देखा जाए तो बागेश्वर उपचुनाव से भी पहले कांग्रेस के अंदर ही फूट नजर आते जा रही है। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रंजीत दास ने कहा कि चुनाव से पहले ही उन्होंने कह दिया, जब उन्होंने भाजपा में शामिल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीति से काफी ज्यादा प्रभावित है। तो जरूर उनका यह शब्द, उनका यह सेंटेंस, यह जरूर अपने आप में यह प्रदर्शित करता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है और उनके क्रियाकलाप से कांग्रेस जरूर। बिल्कुल यशराज, अब देखना यह और सवाल यह है कि जो रंजीत दास भाजपा में गए हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं और क्या उनके जाने से समीकरण बदलेंगे इस पूरे विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते रुख करते अगली खबर का। उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत जिला शामिल है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने यह अलर्ट 12 से लेकर 14 अगस्त तक के लिए जारी किया हुआ है। तो वहीं प्रदेश में इस बार मानसून से करोड़ों का नुकसान हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जानकारी के अनुसार इस बार राज्य को 650 करोड़ का नुकसान अभी तक आंका गया है। तो वहीं केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के पास तलसारी में चट्टान टूटने से हादसा होने की आशंका जताई जा रही थी। मार्ग पर भारी मलबा गिर जाने से 60 से 80 मीटर सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटनास्थल से मलबा हटाने के बाद वाहनों का पता लग पाया और जानकारी के मुताबिक वाहन में 5 लोग सवार थे, जिनकी मौत हो गई। एक यात्री के आई कार्ड से पता चला है कि वो गुजरात के लोग थे। जो ये कल शाम को 4:30 बजे के लगभग ये मतलब स्लाइडिंग हुआ था यहाँ पे,
यहाँ पर एक कार दबे होने की सूचना भी मिली थी। जो सूचना मिलते ही तत्काल यहाँ मौके पहुँचे थे, मगर उस समय मौसम की स्थिति और यहाँ पर जो बोल्डर की स्थिति थी वो बहुत भयानक थी, जिससे कि हम कल रात से लगातार कार्य कर रहे थे और आज अभी 5 बजे 5:30 बजे हमको सफलता मिली कि हमने ये कार को प्राप्त किया था, जिसमें कि 5 डेड बॉडियाँ मिली हैं, जो कि काफ़ी कुछ 2 डेड बॉडियाँ काफ़ी जीर्ण स्थिति में भी थी और ये इनकी जो ID प्रूफ वगैरह थी, ये जाना जा रहा है कि गुजरात के लोग हैं। हमारे रेस्क्यू कार्य कर रहे थे जो हमारे SDRF, हमारे ITBP, हमारे DDRF और हमारे पुलिस प्रशासन। कुमाऊं मंडल में लगातार बरसात का कहर जारी है। हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में देर रात से हो रही लगातार बारिश से स्थिति और बिगड़ गई। पिछली बरसात के निशान अभी भरे नहीं थे कि एक बार फिर मानो आसमान से बारिश के रूप में आफत बरस रही हो। सारा जनजीवन अस्त व्यस्त है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन, SDRF और अन्य तमाम विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं और इसके अलावा कई जगहों पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। कुमाऊं मंडल में आपदा का अलर्ट, जैसे हमको पूर्वानुमान जो है, हम लोग लगातार जो है मौसम विभाग से संपर्क में है। जो भी हमारे पास रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जैसे भी आ रहा, हम सोशल मीडिया में उसको तत्काल डाल दे रहे हैं और जो आने वाले टूरिस्ट है उनको आगाह कर रहे हैं कि फला रास्ते जो है अगर कोई बंद है, डाइवर्जन है या नहीं जाने दिया जाएगा, तो पहले से ही हम लोग जो है, ताकि उस हिसाब से लोग अपना प्लान आगे की जर्नी करते हैं। जो हमारी SDRF की टोटल 13 टीमें कुमाऊं मंडल में काम कर रही है। सभी जिलों में जो है 2-2 टीमें हमने रखी है। पिथौरागढ़ में 3 टीमें हैं। ऐसी कुल हमारे पास 13 टीमें SDRF की लगी हुई है और NDRF की भी 4 टीमें लगी गई है, जिसमें पिथौरागढ़ में है, बागेश्वर में है, अल्मोड़ा में है उनकी, और उनका बटालियन के जो हेडक्वार्टर उनकी गदरपुर में है। जो कमांडेंट है बटालियन NDRF के, वो हम लोग लगातार संपर्क में है अभी। और सभी के नोडल, जो आपदा के नोडल अधिकारी है, उनके नंबर्स भी जो है हमने हेल्पलाइन के तौर पे तमाम सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से फ्लैश किए हुए हैं, ताकि अगर किसी को कोई जानकारी लेनी हो तो वो जो हमारे आपदा नोडल ऑफिसर से संपर्क कर सकता है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला स्थित गौरीकुंड में हुए भीषण हादसे में 9वें दिन भी NDRF और SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। आपको बता दें कि यहां पहाड़ी से मलबा गिरने से 2 दुकानें ढह गई थी, जिनमें 18 लोग लापता हुए थे। आज रेस्क्यू कर रही टीम ने 2 और शवों को बरामद किया है, जिसके बाद मौत का आंकड़ा एक बार फिर बढ़ गया। उत्तराखंड क्रांति दल केंद्रीय कार्यालय देहरादून में केंद्रीय उपाध्यक्ष बहादुर सिंह रावत ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां एक और उत्तराखंड के प्राइवेट विश्वविद्यालयों में तेजी से दाखिले हो रहे हैं, तो वहीं गढ़वाल विश्वविद्यालय के महाविद्यालय सरकार की गलत नीतियों के चलते खाली पड़े हैं। प्रवेश परीक्षा CUET की जानकारी के अभाव में 70% छात्र छात्राएं परीक्षा दे नहीं पा रहे, जिससे इन कॉलेजों में 25% भी एडमिशन नहीं हो पाए हैं। यहां पर फीस भी प्राइवेट कॉलेजों के मुकाबले बहुत कम है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीति की वजह से उत्तराखंड के छात्र छात्राएं काफी परेशान हैं। आज का जो है ये प्रेस वार्ता है, ये बच्चों के भविष्य को लेकर है, क्योंकि आजकल जो है डिग्री कॉलेजों में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। ये जो है आज की तारीख में जिन्होंने भी इंटर कॉलेज पास किया है, उनको ज़्यादा मालूम नहीं होता एंट्रेंस। पहले तो मेरिट लिस्ट के अनुसार चलता था हमेशा, लेकिन इस समय क्या है कि UGC ने जो है इसको एक प्रवेश वो निकाला, प्रवेश परीक्षा करवाई CUET, जिसके माध्यम से ये जो है आज की तारीख में ले रहे हैं, इनको जो है एडमिशन कर रहे हैं। तो सूचना के अभाव में जो है 25% लोगों ने भी ये एग्ज़ाम नहीं दिया। नतीजा यह है कि जो देहरादून के सबसे पुराने कॉलेज हैं, जैसे DAV हो गया, AGRR हो गया, MKP हो गया, DBS हो गया, जो आज से नहीं, मैं समझता हूँ राज्य बनने से पहले से हमेशा जो है यहाँ के जितने भी, जब गढ़वाल से भी बच्चे पढ़ने आते थे तो इन्हीं कॉलेजों में सब आते थे और एडमिशन बड़ा, और बहुत सस्ते कॉलेज हैं ये।
देहरादून समेत उत्तराखंड में डेंगू का प्रकोप लगातार दिखाई दे रहा है। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी कतार दिखाई दे रही है, तो वहीं सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार दावे कर रहा है कि अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं, पर्याप्त बेड मौजूद हैं, लेकिन असल हालात से जनता अनजान नहीं है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चरमराई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने डेंगू को लेकर सरकार की तैयारी पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कांग्रेस पर किए जा रहे हमले को लेकर भी भाजपा पर पलटवार किया है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते और रुख करते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। कोटद्वार में भारी बारिश का कहर, सीएम धामी ने इलाके का किया हवाई सर्वे। बागेश्वर चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, सियासी दल अपनी अपनी जीत का कर रहे दावा, बीजेपी कांग्रेस में दावेदारों का मंथन जारी। बागेश्वर उपचुनाव से पहले सियासी उठापटक, कांग्रेस को लगा झटका, रंजीत दास ने कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी का थामा हाथ। रंजीत दास के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान, कहा रंजीत दास को अपनी योग्यता पर नहीं था भरोसा। 24 के चुनावों से पहले कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार, कांग्रेस ने अतिक्रमण के मुद्दे पर सरकार को घेरा। ऋषिकेश में रामझूला पुल के पास गंगा नदी में डूबा व्यक्ति, एसडीआरएफ ने युवक की तलाश में चलाया सर्च अभियान, हरियाणा राज्य के रेवाड़ी का रहने वाला है शख्स। हल्द्वानी में नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन में पुलिस, तकरीबन 1 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, केस दर्ज, जांच जारी। गौरीकुंड आपदा में रेस्क्यू का 9वां दिन, रेस्क्यू टीम ने 2 शव और बरामद किए, इलाके में भूस्खलन से हुई थी भारी तबाही। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिरा भारी मलबा, मलबे की चपेट में आया वाहन, 5 की मौत। देहरादून में सामने आया ठगी का मामला, टेंडर दिलवाने के नाम पर पीड़ित से करोड़ों की ठगी, पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी।